पुराने सूट पहनने वाली बनी 1 करोड़ के लहंगे पहनने वाली बहू। अंजलि बेटा, तेरे भाई की स्कूल की फीस बाकी है। स्कूल वालों ने कह दिया है कि अगर फीस नहीं भरी तो उसे स्कूल से निकाल देंगे। माँ तुम चिंता मत करो, ये जो कपड़े मैं सिल रही हूँ उनके पैसे आते ही सबसे पहले सुमित की स्कूल फीस भरूंगी और घर में कुछ राशन भी ले आऊंगी। बेटा तेरा खुद का सूट फटा हुआ है, इस बार अपने लिए एक सूट भी ले लेना। तेरे पास गिनती के 3 ही सूट हैं, जिनमें से 2 फट चुके हैं। अरे माँ तुम चिंता क्यों करती हो, मेरा काम चल जाता है, तुम परेशान मत हो। बेटा तू इतने लोगों के कपड़े सिलती है, जरा अपने लिए भी थोड़ा सोच लिया कर। अगर खुद के लिए एक सूट बना लेगी तो क्या ही हो जाएगा। महंगाई बहुत बढ़ गई है माँ, एक सूट का कपड़ा 400-500 का आता है। इतने पैसे में तो मैं घर में राशन भरवा लूंगी। ऐसा कहकर अंजलि अपने सिलाई के काम में लग जाती है। अंजलि बहुत ही सुंदर और संस्कारी लड़की थी जो सिलाई का काम करके अपनी माँ और छोटे भाई का गुजारा करती थी। अंजलि के पास काफी अच्छे और बड़े बड़े घरों से कपड़े सिलने के लिए आते थे, लेकिन हालात ऐसे थे कि उसके पास केवल 3 सूट ही थे, जिन्हें वो रोज बदल बदल कर पहनती थी। नए सूट खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं बचते थे। एक दिन, माँ आज घर में खाने के लिए क्या बनाया है? बेटा घर में तो तेल बिल्कुल खत्म हो गया है, आज तो रोटी ही खानी पड़ेगी। सब्जी बनाने के लिए भी तेल नहीं है। लेकिन मुझे तो आलू के पराठे खाने थे। बेटा तेल ही खत्म हो गया है तो बताओ कहाँ से बनाऊं आलू के पराठे। मैंने अंजलि से कहा है सिलाई के पैसे आएंगे तो वो घर में राशन ले आएगी, तब तक इसी में गुजारा करना होगा। क्या है माँ, एक टाइम ठीक से खाना भी नहीं खा सकते अब हम घर में। सुमित नखरे मत करो, 1-2 दिन में सिलाई के कपड़े डिलीवर हो जाएंगे तो तुरंत पैसे आ जाएंगे। सर्दी की वजह से लोग सूट और ब्लाउज कम सिलवाते हैं, वरना कोई दिक्कत ही नहीं होती। काश मेरे पास इतने पैसे होते कि मैं एक बुटीक खोल पाती तो घर में इतनी परेशानियां देखनी नहीं पड़ती। अंजलि अपने मन में सोच ही रही होती है कि तभी उसके पड़ोस में रहने वाली सहेली काजल उससे मिलने आती है। अरे अंजलि तू अभी तक फ्री नहीं हुई यार, पूरा दिन कितना काम करती है तू। हाँ काजल, अगर काम नहीं करूंगी तो घर का खर्च कैसे निकलेगा, तू ही बता। घर में कमाने वाला और कोई भी तो नहीं है। वैसे तू बता तेरा काम कैसा चल रहा है? मेरा तो सही है यार, कोठी वाली आंटी मुझे काफी मानती है और तनख्वाह तो मिलती है। इसके अलावा दीदी के जो पुराने कपड़े हो जाते हैं वो भी मुझे मिल जाते हैं और खाना पीना बचता है वो भी मैं ले आती हूँ। चल मेरा टाइम हो गया काम पर जाने का। ठीक है तू जा, और सुन अगर तेरी नजर में कोई हो जो सूट या ब्लाउज सिलवाना चाहता हो तो बता देना। आजकल सिलाई के कपड़े कम आ रहे हैं ठंड की वजह से। हाँ ठीक है, मैं आज ही अपनी कोठी वाली दीदी से बात करूंगी, अगर उन्होंने कुछ सिलवाना होगा तो बताऊंगी। दरअसल अंजलि की सहेली काजल उन्हीं के घर के पास एक बहुत बड़ी हवेली में हाउस हेल्प का काम करती थी। काम करने के लिए हवेली में पहुंचती है कि तभी, मम्मी यार फिर से मेरे टेलर ने मेरा पूरा सूट खराब करके रख दिया। अब आप ही बताओ मैं क्या पहन कर जाऊंगी पार्टी में। अरे बेटा तो दूसरा टेलर क्यों नहीं देख लेती, इतने सारे टेलर भरे पड़े हैं शहर में। अरे मम्मी जी चौथा टेलर था ये, पता नहीं क्यों कभी फिटिंग बिगाड़ देते हैं कभी कुछ और, ठीक से कपड़े भी नहीं सिल सकते। इतने महंगे महंगे कपड़े हम खरीद कर लाते हैं। लता जी की बेटी कोमल और सुप्रिया टेलर के बारे में बातें कर ही रही होती हैं कि तभी कोमल उनकी बात सुन लेती है और कहती है, आंटी जी मैं आपको एक टेलर बताऊं, मेरे पड़ोस में मेरी सहेली रहती है अंजलि, आप एक बार उससे कपड़े सिलवा कर देखो। कपड़ों की सिलाई भी बहुत कम लेती है और कपड़े भी बहुत अच्छे सिलती है। अच्छा, बड़े बड़े टेलर की फिटिंग तो खराब हो रही है, तुम कह रही हो घर में कपड़े सिलने वाली लड़की हमारे कपड़े अच्छे सिल देगी? अरे भाभी आप एक बार उससे कपड़े सिलवा कर तो देखो, एक बार में ही बहुत अच्छी फिटिंग लेकर आती है। मेरा सूट देखो, इसका स्टाइलिश गला देखो, ये भी उसी ने सिल कर दिया है। अच्छा, तेरा सूट तो वाकई बहुत शानदार लग रहा है, क्यों ना मम्मी जी एक बार उससे सिलवा कर देख ले। इतने सारे कपड़े खराब हो चुके हैं, एक और सही। ठीक है, एक बार ट्राई कर लेते हैं, अगर फिटिंग अच्छी आई तो अच्छा टेलर मिल जाएगा। अगले दिन काजल, सुप्रिया और कोमल अंजलि के घर जाती हैं और अंजलि को सारी बात बताती हैं। तुम कपड़े सिलती तो हो ना, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा सूट और ब्लाउज खराब कर दो। हाँ, और मुझे एकदम स्टाइलिश गला और एकदम बढ़िया फिटिंग चाहिए। पहले तुम हमारी एक सूट और एक ब्लाउज सिल कर दो, अगर हमें पसंद आ गए तो फिर हमारे सारे कपड़े तुम ही सिल देना। अरे दीदी आप परेशान मत हो, जैसी फिटिंग चाहिए वैसी मिलेगी। देखो मेरे पास मेरे और कस्टमर के कपड़े रखे हुए, आप उनकी डिजाइन देख लो। अंजलि सुप्रिया और कोमल को अपने सिले हुए कपड़ों की डिजाइन दिखा रही थी, लेकिन सुप्रिया की नजर उसके फटे हुए सूट पर थी। उसने तभी धीरे से कान में कोमल से कहा, तुम्हें पूरा यकीन है कि ये हमारे कपड़े अच्छे से सिलेगी? इसका खुद का सूट देखा है, फटा हुआ है। अगर इतनी अच्छी सिलाई करती तो खुद का क्यों नहीं सिल लेती? अरे यार भाभी आप भी क्या क्या सोचने लगते हो, एक बार सिलने के लिए दे देते हैं, अगर अच्छे नहीं लगे तो अगली बार से नहीं देंगे। ठीक है चलो। इसके बाद सुप्रिया और कोमल उसे एक सूट और एक ब्लाउज सिलने के लिए देकर अपने घर चले जाते हैं। 2 ही दिनों में अंजलि दोनों कपड़े सिलकर तैयार कर देती है और कमला से कहती है, अरे काजल तू कोठी पर काम करने जा रही है ना, तो एक काम कर, वहाँ दीदी और भाभी से कह देना कि उनके कपड़े सिल गए, आकर अपनी फिटिंग चेक करके लेकर जाएं। हाँ ठीक है, कह दूंगी। ऐसा कहकर काजल जल्दबाजी में कोठी पर काम करने चली जाती है और वहां जाकर सुप्रिया और कोमल को कपड़े बन जाने के बारे में बता देती है। अगले ही दिन सुप्रिया और कोमल अपने कपड़े उठाने के लिए अंजलि के घर आते हैं। अरे तुमने तो 2 ही दिन में हमारे कपड़े सिल दिए, जरा दिखाओ कैसी डिजाइन बनाई है।
ये लीजिए दीदी आपका सूट, आप एक बार फिटिंग चेक कर लो, अगर कोई कमी होगी तो मैं तुरंत ही ठीक कर दूंगी। इसके बाद कोमल अपना सूट देखती है और सुप्रिया अपना ब्लाउज चेक करती है। सूट और ब्लाउज की डिजाइन और फिटिंग देखकर दोनों खुश हो जाती हैं और अंजलि से कहती हैं, शुक्रिया, मुझे नहीं पता था कि फटा हुआ सूट पहनने वाली लड़की इतनी सुंदर डिजाइन बना देगी। दीदी तुमने तो बहुत ही अच्छी डिजाइन बनाई है, इतनी बढ़िया फिटिंग और डिजाइन तो मेरा टेलर भी नहीं दे पा रहा था। आपको पता है मैंने 4 टेलर बदल लिए इसी वजह से। कोई बात नहीं दीदी, अगर आपको मेरी फिटिंग पसंद आई है तो अगली बार से आप मुझसे ही कपड़े सिलवा लेना। अपने सूट और ब्लाउज को देखकर कोमल और सुप्रिया खुश हो जाती हैं और अंजलि को पैसे देकर अपने घर लौट आती हैं। घर जाकर लता जी से कहती हैं, मम्मी आप भी अपने कपड़े काजल की सहेली से ही सिलवाना, देखो जरा मेरे सूट की कितनी बढ़िया डिजाइन दी है और पैसे भी टेलर से आधे लिए। हाँ मम्मी जी, ये तो मानना पड़ेगा, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई, जब वो लड़की इतने अच्छे कपड़े सिल लेती तो खुद फटा हुआ सूट क्यों पहनती है? बेटा किसी की मजबूरी और गरीबी का मजाक नहीं बनाते, हो सकता है उसके पास सूट खरीदने लायक पैसे ही ना बचते हो। जो भी हो, मैं तो अपने सारे कपड़े उसी लड़की से सिलवाऊंगी, आज ही सारे सूट निकाल लेती हूँ। ठीक है, मेरे भी ले जाना। इस तरह कोमल और सुप्रिया दोनों को अंजलि की सिलाई बहुत पसंद आ जाती है। कुछ ही दिनों के बाद दोबारा से वो बहुत सारे कपड़े उसे सिलने के लिए देकर आ जाती है। कुछ दिनों में अंजलि उनके कपड़े सिल देती है और कमला को कहकर फिर से उनके घर खबर भिजवा देती है। अरे आंटी जी, अंजलि कह रही थी कि आप लोगों के कपड़े सिल गए, तो आप लोग फिटिंग चेक करके कपड़े उठा लाना। अरे तू ही ले आया कर, तू क्यों नहीं ले आती हमारे कपड़े? अरे आंटी जी, आपसे पहले मुझे एक और जगह काम करने जाना होता है ना, ऐसे मैं कपड़े जगह जगह ले जाऊंगी तो गंदे हो जाएंगे, इसी वजह से अंजलि मुझे नहीं देती। आज तो मेरी भी किटी पार्टी है तो मैं तो नहीं जा पाऊंगी, और मैं भी बिजी हूँ, लेकिन कपड़े तो मुझे आज ही चाहिए क्योंकि मुझे वो सूट पहनकर पार्टी में जाना है। एक काम करते, कपड़े लेकर आने के लिए आकाश को भेज देते हैं। आकाश ने काजल का घर देखा ही है, उसे बता देंगे कि काजल के पड़ोस वाला ही घर है। अगर आकाश को कपड़े उठाने के लिए भेज रही हो तो ये 2 ब्लाउज मेरे भी भेज देना, वही लड़की सिलेगी। लता जी, कोमल और सुप्रिया से अंजलि की तारीफ सुनकर उनकी सास कावेरी जी भी अपने ब्लाउज सिलने के लिए आकाश को दे देती हैं। दरअसल आकाश लता जी का बीच का बेटा था जो इंजीनियर था। अपनी माँ के कहने पर वो अंजलि के घर कपड़े उठाने के लिए जाता है और अंजलि के घर पहुंचकर, हेलो, कोई घर में है? मुझे सुप्रिया भाभी और कोमल के कपड़े लाने के लिए भेजा है, माँ ने कहा था। अरे हाँ बेटा आओ। अंजलि बेटा देख, बड़ी कोठी से कपड़े उठाने के लिए कोई आया है, उनके कपड़े सिल गए हैं क्या? हाँ माँ, मैं बस लेकर आ रही हूँ, 5 मिनट रुको। आकाश घर के बाहर खड़ा हुआ ही 5 मिनट इंतजार करता है। तभी अंजलि कपड़े लेकर आ जाती है और उसे अंदर आने के लिए कहती है। अरे आप अंदर आइए, एक बार अपने कपड़े चेक कर लीजिए और फिर लेकर जाइएगा। अंजलि को देखते ही आकाश के दिल की धड़कन रुक जाती है। वो शर्माता हुआ उसके घर के अंदर जाता है, जहां अंजलि उसे एक एक करके कपड़े गिनवा रही होती है, लेकिन आकाश की नजर केवल अंजलि पर होती है। ये देखिए, ये 4 ब्लाउज आपकी भाभी के, 2 ब्लाउज आपकी माँ के, 2 सूट आपकी भाभी के और ये 6 सूट आपकी बहन के। इन सब के टोटल मिलाकर 2000 रुपए हुए। अंजलि आकाश को हिसाब बता रही होती है, लेकिन उसका ध्यान अंजलि को देखने में ही होता है। तभी अंजलि, अरे हेलो, सुन रही है ना, आपका 2000 रुपए हुआ। इन सभी कपड़ों की एक बार सारी फिटिंग चेक करवा लीजिएगा और कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा, मैं उन्हें फिर से ठीक कर दूंगी। अंजलि के जोर से बोलने पर आकाश का ध्यान वापस आता है और वो अंजलि को 2000 रुपए देकर कपड़े उठाकर चला जाता है। लेकिन उस दिन के बाद आकाश दिन रात अंजलि के ख्यालों में खोया रहता है। और एक दिन, क्यों ना मैं एक बार उसके घर के आसपास जाकर देखूं, बहुत दिन हो गए उसे देखे हुए। अपने मन में ऐसा सोचकर आकाश अंजलि के घर के आसपास जाकर खड़ा हो जाता है ताकि वो अंजलि को देख पाए। लेकिन उस दिन काजल उसे देख लेती है और उसकी माँ को जाकर बता देती है। अरे आंटी जी, आपने फिर से अंजलि को कपड़े सिलने के लिए दिए हैं क्या? आज मैं आकाश भैया को उसके घर के आसपास देखी थी। आकाश? लेकिन वो तो ऑफिस गया था, वो वहाँ कैसे पहुँच सकता है? और हमने तो जो कपड़े दिए थे वो तो कुछ दिन पहले ही मंगा लिए थे। अरे तेरी आंखों ने धोखा खाया होगा, चल तू फटाफट से मेरे रूम की सफाई कर दे। अरे आंटी जी, मैं ऐसे कैसे धोखा खा सकती हूँ? मैं तो आकाश भैया को रोजाना देखती हूँ ना। काजल की बात सुनकर लता जी थोड़ा सोचती हैं और फिर उसे एक काम करने के लिए कह देती हैं। लेकिन शाम को आकाश के लौटने पर, आकाश, काजल बता रही थी कि तू उसके घर के आसपास घूम रहा था, कोई कारण है क्या? और आजकल मैं देख रही हूँ तो खोया खोया रहता है, ठीक से खाना नहीं खाता, सोता नहीं है, बस अपने ख्यालों में खोया रहता है। अरे नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप तो कुछ ज्यादा ही सोचती हो। आकाश भैया, कहीं दिल तो नहीं लगा बैठे? सुना है जब प्यार हो जाता है तो ऐसे ही हालत हो जाती है। बता दो, हमारे घर में भी एक लव मैरिज हो जाएगी। वैसे भी तुम्हारे लिए रिश्ते तो देख ही रही हैं मम्मी जी। अगर मैं आपको कुछ बताऊं तो आप लोग डांटोगे तो नहीं? और गुस्सा बिल्कुल भी मत करना प्लीज। दादी, वो कमला जो हमारे घर में काम करती है ना, उसकी सहेली अंजलि, जहां मम्मी भाभी और आप लोग कपड़े सिलवाते हो,
मुझे उससे प्यार हो गया है। क्या? ये क्या कह रहा है तू? प्यार? और हमारी काम वाली की सहेली से? दिमाग ठीक है तेरा? हे भगवान, दिल भी लगाया तो कहाँ पर? नौकरानी की सहेली पर। लेकिन तुम मुझसे मिले कब? पहले तो ये बताओ। अरे आप लोगों ने मुझे ब्लाउज और कपड़े उठाने के लिए भेजा था ना, तभी मैंने उसे पहली बार देखा था और पहली नजर में ही मुझे उससे प्यार हो गया। और अब अगर मैं शादी करूंगा तो उसी से करूंगा। लेकिन भैया जरा स्टेटस तो देखो, वो लड़की फटे हुए सूट पहनती है, कितने गरीब है वो लोग। वो सब मुझे नहीं पता, मैं उसी से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूंगा। अच्छा ठीक है, अब इस बात को यहीं खत्म करते हैं, इसके बारे में बाद में सोचेंगे। मम्मी जी, कहीं आप उस लड़की से आकाश की शादी करने के बारे में तो नहीं सोच रही? मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी और कल मैं खुद अंजलि से मिलने उसके घर जाऊंगी। मम्मी जी, आपके पास आपके ब्लाउज रखे हैं ना सिलने के लिए, मैं और आप कल वही लेकर चलेंगे, उसी के बहाने अंजलि को दिखाएंगे। इस तरह अगले दिन कावेरी जी और लता जी अपने ब्लाउज सिलवाने के बहाने अंजलि के घर जाती हैं, उन्हें देखकर। नमस्ते आंटी जी, बताइए आप लोगों को क्या काम है? आइए आप लोग अंदर बैठिए। अंजलि लता जी और कावेरी जी को आदर के साथ बैठने के लिए कुर्सी देती हैं, उनके लिए चाय बनाती हैं और बड़ी शालीनता से उनके साथ व्यवहार करती हैं। और उससे मिलने के बाद लता जी और कावेरी जी घर लौटती हैं। मुझे तो लड़की पसंद है, गरीबी और अमीरी के फर्क की वजह से हम इतनी अच्छी लड़की को रिजेक्ट नहीं कर सकते। हम आकाश की शादी अंजलि से करने के लिए तैयार हैं। माँ, सच में आप मेरी शादी अंजलि से कर दोगे? माँ, आप क्या कह रही हो? एक गरीब काम वाली लड़की हमारे घर की बहू कैसे बन सकती है? बेटा, अमीरी और गरीबी की वजह से हम किसी को छोटा बड़ा नहीं नाप सकते। मैं अभी गरीब घर की बेटी थी, तुम्हारी सास भी गरीब घर की बेटी थी, लेकिन हम लोग अमीर घर में आकर एडजस्ट हुए ना। कावेरी जी की बात सुनकर सुप्रिया अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन अगले ही दिन कावेरी जी, लता जी, कृष्णकांत जी अंजलि के घर उसका रिश्ता लेकर जाते हैं। इतने सारे लोगों को अपने घर में जाया हुआ देखकर अंजलि की माँ हैरान हो जाती है और हैरानी से पूछती है, अरे आप लोग कौन है और किससे मिलना है आपको? अरे आपने हमें नहीं पहचाना, आपकी पड़ोस वाली काजल हमारे ही घर में तो काम करती है। अच्छा अच्छा ठीक है, नमस्कार। बताइए आप लोगों को क्या काम है हमसे? सारी बातें बाहर करेंगे या बहन जी हमें घर के अंदर भी बुलाएंगी? अरे माफ कर दीजिए, आइए आप लोग घर के अंदर आइए। सभी लोग अंजलि के घर के अंदर जाते हैं। अंजलि उन सभी लोगों को एक साथ देखकर हैरान हो जाती है और उनके लिए चाय पानी का इंतजाम करती है। तभी लता जी, देखिए बहन जी, मेरा बेटा आकाश आपकी बेटी अंजलि को पसंद करता है और हम चाहते हैं कि दोनों बच्चों की आपस में शादी कर दी जाए। बहन जी, हमें शादी से कोई ऐतराज नहीं है। आप बताइए, क्या आप अपनी बेटी हमारे बेटे के लिए हमें देंगी? इतने बड़े घर से अपनी बेटी के लिए रिश्ता आया हुआ देखकर प्रेरणा एकदम से हैरान रह जाती है और सभी लोगों से कहती है, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? आप लोग तो इतने बड़े लोग हैं, इतने बड़े घर में हम लोगों की हैसियत ही नहीं है रिश्ता करने की। देखिए बहन जी, इंसान छोटा बड़ा अपनी सोच और संस्कारों से होता है और आपकी बेटी के संस्कार बहुत अच्छे हैं। मैं और माँ जी परख चुके हैं, तो हमें अंजलि बहुत पसंद है। एक बार अंजलि से पूछ लेते हैं। बता बेटा अंजलि, तेरी क्या इच्छा है? क्या तू आकाश के साथ शादी करना चाहती है? दरअसल जिस दिन आकाश अंजलि के यहाँ कपड़े उठाने के लिए आया था, तब अंजलि भी आकाश को देखकर पहली नजर में पसंद करने लगी थी, लेकिन अपनी हैसियत की वजह से उसने अपनी फीलिंग्स को दबा दिया था। और जब उसकी माँ ने शादी के लिए उससे पूछा तो वो एकदम से शर्मा गई और घर के अंदर चली गई, उसे शर्माता हुआ देखकर। बहन जी देखिए, लड़कियां अपने मन की बात अपनी शर्माहट से कह देती हैं और आपकी बेटी का जवाब शायद हम सबको मिल गया। चलिए शादी की तैयारी करते हैं। बहन जी आपकी सब बात ठीक है, लेकिन इतने बड़े घर से रिश्ता जोड़ना हमारी हैसियत के लिए नहीं है। अगर हम शादी करेंगे तो शादी हमारे हिसाब से होगी, एकदम सादी। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। हम शादी आप लोगों के हिसाब से बिल्कुल सिंपल तरीके से कर देंगे और अपने घर में अपने मेहमानों के लिए रिसेप्शन दे देंगे। इस तरह कुछ दिनों में दोनों की शादी हो जाती है और अंजलि विदा होकर अपने ससुराल आती है। दरअसल अंजलि ने अपनी शादी का लहंगा भी खुद अपने हाथों से सिला था, इसलिए वो बहुत ही सिंपल और साधारण सा था। उसके गृह प्रवेश के समय उसका ससुराल रिश्तेदारों से भरा हुआ था और आसपास के पड़ोसी भी मौजूद थे। उसका सादा सा लहंगा देखकर बातें बना रहे थे। अरे हमें नहीं पता था लता कि तेरे इतने बड़े खानदान की बहू इतने सादे तरीके से विदा होकर आएगी। सर इसका लहंगा तो देख, कितना गरीब सा लग रहा है। ये लोग अमीर है, पूरे शहर में इन लोगों का इतना नाम है, लेकिन एक तो गरीब बहू भी आकर ले ली है, ऊपर से उसके लिए ढंग का लहंगा भी नहीं बनवाया। तू जरा देख तो सही बहू का लहंगा कितना सादा सा है। हाँ हाँ कृष्णकांत, कम से कम अपनी बहू के लिए लहंगा तो अपने स्टेटस का खरीद देते हैं। अरे आप लोग बाहर खड़े खड़े बातें बनाते रहेंगे या बहू बेटे का गृह प्रवेश भी करेंगे? कितनी ठंड हो रही है बाहर। हैं? आओ बहू घर में प्रवेश करो। लता जी और कावेरी जी अंजलि का गृह प्रवेश करती हैं, लेकिन पड़ोसियों और रिश्तेदारों की बातों से अंजलि का दिल कहीं दुखता है, लेकिन वो किसी से नहीं कहती। लेकिन लता जी उसकी भावनाओं को समझ जाती हैं। शादी के अगले दिन
देखिए, शादी में हमने प्रेरणा जी की मर्जी के अनुसार एकदम सादा तरीके से शादी कर ली, लेकिन हमने कहा था कि हम रिसेप्शन की पार्टी देंगे, तो आज अंजलि और आकाश का रिसेप्शन है और उनके लिए मेरे पास कुछ खास है। ऐसा क्या खास है तुम्हारे पास जो तुम इतनी खुश हो? अरे रामू और मोहन, जरा वो बक्सा तो लेकर आना। लता जी के कहते ही उनके नौकर राम और मोहन एक बड़ा सा बक्सा लेकर हॉल में रख देते हैं। उसे देखकर, मम्मी जी, इस बड़े से बक्से में क्या है? कहीं आप हम सभी को नए नए गहने तो नहीं देने वाली हो? अरे रुको जरा, सब्र करो। रामू और मोहन, जरा इस बक्से को खोलना। लता जी के कहने पर जैसे ही रामू और मोहन बक्से को खोलते हैं, उसमें से एक बहुत ही सुंदर हीरे जवाहरात जड़ा हुआ सोने चांदी की जड़ी वाला 1 करोड़ का चमचमाता हुआ लहंगा निकलता है, जिसे देखकर, अरे वाह लता, बहू इतना सुंदर और इतना महंगा लहंगा। ये लहंगा तो हमारी नई बहू के लिए है, आज उसके रिसेप्शन की पार्टी है ना, मैंने खास उसके लिए 1 करोड़ का लहंगा दिलवाया है। अच्छा, तो अब फटे पुराने सूट पहनने वाली बहू 1 करोड़ का लहंगा पहनेगी? सुप्रिया बहू, अपनी जुबान चलाना बंद करो। लेकिन मम्मी जी, मैं इतना भारी लहंगा कैसे पहन पाऊंगी? मैं तो इसे पहनकर चल भी नहीं पाऊंगी, और इसमें तो कितने हीरे मोती जवाहरात लगे हुए हैं। बेटा, ये लहंगा पश्मीना के कपड़ों का बना हुआ है, इसे छू कर देखो, ये बहुत ही हल्का है, बस देखने में बहुत भारी लग रहा है। इस लहंगे के लिए मैंने खास अलग अलग जगह से हीरे और जवाहरात मंगाए हैं, और जब तुम्हारी और आकाश की शादी पक्की हुई थी, तभी मैंने इस लहंगे को बनवाना शुरू कर दिया था। ये स्पेशल डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने बनाया है। लेकिन मम्मी जी, आपने कभी मुझे तो ऐसा लहंगा बनवा कर नहीं दिया, फिर ये फटे पुराने सूट पहनने वाली बहू के लिए करोड़ का लहंगा क्यों बनवाया है? क्योंकि हमने इसकी शादी में कोई खर्चा नहीं किया है ना, और फिर ये भी हमारे खानदान की बहू है, और मुझे कुछ लोगों को जवाब भी देना है। बहुत बढ़िया किया लता बेटा तूने। आज चलो सभी लोग रिसेप्शन की तैयारी करते हैं। अंजलि का 1 करोड़ का लहंगा देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन अंजलि की जेठानी सुप्रिया जल जाती है। रिसेप्शन की तैयारी होती है और रिसेप्शन के दौरान, अरे लता, कहाँ है तेरी बहू? क्या रिसेप्शन में भी वही फटा पुराना सादा लहंगा पहनकर नहीं आ जाएगी? हाँ हाँ, रिसेप्शन के लिए तो ढंग के कपड़े सिलवाए हैं ना अपनी बहू के लिए। अपनी बहू को हम भी देखना चाहते हैं, आपकी बहू कैसी लगती है देखने में। सभी लोग आपस में बातें बना रहे होते हैं। तभी अंजलि अपना 1 करोड़ का लहंगा पहनकर और बढ़िया सा मेकअप करके हॉल में आती है। उसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे लता, इतना सुंदर लहंगा है तो कम से कम 1 करोड़ का लहंगा लग रहा है। इसमें कितने सारे हीरे जवाहरात लगे हुए हैं, और काम भी सोने चांदी की जड़ी का है। ये लहंगा तूने कहाँ से बनवाया है? हाँ हाँ, लहंगा तो बहुत ही सुंदर लग रहा है बहू का। मैं तो आज तक ऐसा लहंगा नहीं देखी हूँ। क्या कहा आपने? अपनी बहू के लिए 1 करोड़ का लहंगा बनवाया है? मतलब जो बहू फटे पुराने सूट पहनती थी, वो बहू आज 1 करोड़ का लहंगा पहन कर आई है? इस बहू के तो भाग ही खुल गए, 1 करोड़ का लहंगा मिला रिसेप्शन में पहनने के लिए। और नहीं तो क्या, आखिर बहू भी तो हमारे खानदान की है। आप लोग बातें बना रहे थे हमारी बहू के लहंगे को लेकर, अब बताइए कैसा लग रहा है हमारी बहू का लहंगा? अंजलि का 1 करोड़ का लहंगा देखकर रिसेप्शन में आए सभी मेहमानों की बोलती बंद हो जाती है और सब तरफ 1 करोड़ के लहंगे के चर्चे होने लगते हैं। लेकिन उसकी जेठानी सुप्रिया इस बात से जलती है और मेहमानों के पास जाकर कहती है, पता है मौसी जी, पता नहीं इस लड़की ने कैसे हमारे भैया को फंसा लिया। हमारा देवर तो इतना सीधा साधा सा है। क्या मतलब फंसा लिया? ऐसा कैसे हो गया? और हाँ, हम भी यही सोच रहे थे कि आखिर इतनी गरीब लड़की से आकाश का दिल कैसे लग गया। अरे ये लड़की तो कपड़े सिलती है, और हमने एक बार आकाश भैया को भेज दिया इससे कपड़े उठाने के लिए, बस वहीं दिल लगा बैठे। मुझे तो लगता है कि इसी लड़की ने कोई जादू मंत्र किया है हमारे घर की बहू बनने के लिए। सुप्रिया रिश्तेदारों से अंजलि की चुगली कर रही होती है। तभी कावेरी जी सुन लेती है और उसकी डांट लगाती है। तो प्रिया बेटा, तुझे शर्म नहीं आती अपनी देवरानी की इस तरह से बुराई करते हुए? चल जाकर मेहमानों को देख। गुस्से में सुप्रिया वहां से चली जाती है और पूरे रिसेप्शन में केवल अंजलि के 1 करोड़ के लहंगे की बातें होने लगती हैं। इस समय मीडिया वाले वहां आ जाते हैं और 1 करोड़ का लहंगा देखकर लता जी से पूछते हैं, हमने सुना है कि आपने अपनी बहू के लिए खास तौर पर कश्मीरी कारीगरों से पश्मीना का 1 करोड़ का लहंगा बनवाया है, क्या ये बात सही है? हाँ हाँ, बिल्कुल सही है। जरा हमारी बहू का लहंगा देखिए, कैसे हमारी बहू एकदम राजकुमारी लग रही है 1 करोड़ के लहंगे में। इसके लहंगे में तो हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं। आप हमें बताएंगे कि आपने कहाँ से मंगवाए हैं? हाँ, मैं खास तौर पर जयपुर के कारीगरों और कश्मीरी कारीगरों को लहंगा बनाने के लिए दिया था, और इस लहंगे की डिजाइन मनीष मल्होत्रा की डिजाइन पर बनी हुई है। मीडिया वाले 1 करोड़ के लहंगे का इंटरव्यू लेकर चले जाते हैं और इस तरह रिसेप्शन की पार्टी खत्म हो जाती है। अगले दिन सुबह सुबह, अरे मम्मी सुनो, देखो मीडिया वालों ने अखबार में क्या छापा है। हेडलाइन देखो, पुराने सूट पहनने वाली बनी 1 करोड़ के लहंगे पहनने वाली बहू। न्यूज़पेपर में अंजलि को देखकर घर वाले उसकी तारीफ करते हैं, जिसके बाद सुप्रिया अंजलि को सबक सिखाने के लिए उसकी चुगलियां करना शुरू कर देती है। कभी वो घर वालों की दवा बदल देती है तो कभी अंजलि के बने हुए खाने को खराब कर देती है, लेकिन सभी घर वाले मिलकर किसी न किसी तरह बात संभाल लेते हैं। एक दिन अंजलि बहुत उदास होती है, तभी उसकी सास उसके पास आती है और उससे पूछती है, क्या हुआ अंजलि बेटा, मैं कई दिनों से देख रही हूँ तुम काफी उदास हो, कोई बात है जो तुम हमसे कहना चाहती हो? मम्मी जी,
अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूँ आपसे। हाँ बेटा कहो, क्या बात है? मम्मी जी, शादी से पहले मैं ही अपनी मम्मी और भाई का खर्चा उठाती थी और सिलाई करना मेरा पैसा ही नहीं, शौक भी था। मुझे सिलाई करना बहुत पसंद है और मैं हमेशा से सोचती थी कि अगर मेरे पास पैसे होंगे तो मैं अपना एक बुटीक खोलूंगी। अरे तो इसमें सोचने वाली बात क्या है, हम अभी तुम्हारा बुटीक खुलवा देते हैं और तुम तो इतने अच्छे अच्छे कपड़े भी सिलती हो तो तुम्हारे नाम से तो ब्रांड लॉन्च की जा सकती है। सच मम्मी जी, क्या ऐसा हो सकता है? अगर मेरा बुटीक खुल गया तो मैं अपनी माँ और भाई की मदद भी कर पाऊंगी, उनके पास घर चलाने के लिए कोई और रास्ता नहीं है। हाँ बेटा, क्यों नहीं, मैं आज ही बात कर देता हूँ। इसके बाद कृष्णकांत जी कुछ ही दिनों में अंजलि के लिए एक बढ़िया सा शोरूम खुलवा देते हैं और अंजलि के नाम से ही एक ब्रांड चिकनकारी लॉन्च करते हैं उसके ओपनिंग के दिन। कृष्णकांत जी, क्या हमने सही सुना है? आपकी वो बहू जो कभी फटे पुराने सूट पहनती थी, यह उन्हीं की खुद की ब्रांड है चिकनकारी? आप लोग शायद भूल गए कि वो हमारी बहू 1 करोड़ का लहंगा पहनने वाली बहू है, और हाँ, ये उसी की अपनी ब्रांड है चिकनकारी। अंजलि के लॉन्चिंग वाले दिन काफी बड़े बड़े डिजाइनर्स को बुलाया जाता है और उन्हें अंजलि के बनाए हुए कपड़े काफी पसंद आते हैं। इस तरह अंजलि की पहचान न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी फेमस हो जाती है और अंजलि एक सफल डिजाइनर बन जाती है। और एक दिन, आकाश, अब तो मैं पैसे कमाने लगी हूँ और मेरा नाम भी हो गया, तो अब मैं अपनी माँ और भाई की मदद कर सकती हूँ अपने खुद के पैसों से। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम बिल्कुल कर सकती हो। आकाश की बात सुनकर अंजलि खुश हो जाती है और अपनी खुद की कमाई हुई पैसों से अपनी माँ के लिए घर खरीदती है और अपनी माँ के घर का खर्चा भी अच्छे से चलाती है। कुछ दिनों में अंजलि की ब्रांड बहुत ज्यादा फेमस हो जाती है और अंजलि अपनी जेठानी से कहती है, सुप्रिया भाभी, अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप भी मेरी ब्रांड में मेरा साथ देंगी? हम दोनों मिलकर देश और विदेश में अपनी शोरूम खोलेंगे और साथ में बिजनेस करेंगे। लेकिन मैं तो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती, फिर भी तुम मुझे ऑफर दे रही हो। हाँ, क्योंकि आप मेरी जेठानी हैं और परिवार में सबका साथ आता है। अंजलि की बात सुनकर कृष्णकांत जी खुश हो जाते हैं और अपनी बहू से कहते हैं, हाँ बेटा, तुम दोनों मिलकर बहुत अच्छे लेवल पर बिजनेस वुमन बन सकती हो और इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इसके बाद कृष्णकांत जी खुद अपनी बहुओं के लिए अलग अलग शोरूम खुलवाते हैं जिसमें कपड़े डिजाइन करने का काम अंजलि करती है और सुप्रिया लेबर को देखती है। और कुछ ही दिनों में अंजलि की ब्रांड चिकनकारी वर्ल्ड फेमस बन जाती है और अगले दिन न्यूज़पेपर में हेडलाइन आती है, 1 करोड़ का लहंगा पहनने वाली बहू बनी वर्ल्ड की फेमस चिकनकारी डिजाइनर।